अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करने के बाद जहां एक तरफ अमरीका और भारत के ताल्लुकात कई दिहाइयों की निचली तरीन सतह पर जा चुके हैं, वहीं आज से भारतीय मार्केट्स पर इन टैरिफ के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए और बिलखसूस भारत का बरामदी शोबा 50% टैरिफ के निफाज से हिल कर रह गया है। जबकि अहम बात यह, आज से पहले तक भारत की जानिब से नए टैरिफ के निफाज पर सिर्फ भारतीय वजारत खारजा से बयान जारी किए जा रहे थे और अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर उनके फैसलों को गलत करार दिया जा रहा था। मगर आज भारतीय हुकूमत की जानिब से पहली बार नए अमरीकी टैरिफ्स के बदले जवाबी इकदाम की खबर सामने आ रही है। जबकि भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह का दौरा अमरीका भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह टैरिफ्स को लेकर अमरीका भारत कशीदगी को ही करार दिया जा रहा है। अब अहम बात यह कि अमरीका ने भारत पर 25% बुनियादी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ का जुर्माना आयद किया है, जिसके बाद आज से अमरीका पहुंचने वाली भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ आयद होगा, जबकि मजीद 25% टैरिफ का निफाज 27 अगस्त से होगा, जिसके बाद भारत का बरामदी शोबा मुकम्मल शौक में है। इस वक्त भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमरीकी खरीदारों, खासतौर पर अमरीका के बड़े रिटेलर्स जैसे कि वॉलमार्ट और टारगेट वगैरह से जो पैगामात मिल रहे हैं, उसने भारतीय एक्सपोर्टर्स को हिलाकर रख दिया है। इन रिटेलर्स ने अगले हुक्म तक भारत से अपने तमाम ऑर्डर्स रोक दिए हैं। भारतीय न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खरीदार इजाफी लागत का बोझ बांटने को तैयार नहीं है और एक्सपोर्टर्स से मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नए टैरिफ्स के बाद भारत की कुछ मसनूआत पर मजमूई टैरिफ 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर निटेड कपड़ों पर 64% ड्यूटी आयद हो सकती है, जबकि बुने हुए कपड़ों पर टैरिफ 7% होगा। रिपोर्ट में जनूबी भारत के एक बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बातचीत का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कहा कि मेरे अमरीकी खरीदार ने मुझे $80,000 मालियत की कॉटन टी शर्ट्स और कपड़ों की शिपमेंट रोकने को कहा है, क्योंकि वो इजाफी लागत खुद बर्दाश्त करने के बजाय चाहते हैं कि हम कीमतें कम करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ में अचानक इजाफे ने उन एक्सपोर्टर्स को भी परेशान कर दिया है जो माजी में ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज करके जल्द तजारती मुआहदे होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब इनके अमरीकी खरीदार पीछे हटने लगे हैं, जिसके बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स को खदशा है कि अगर भारत का अमरीका से तजारती मुआहदा ना हुआ तो ये बुलंद टैरिफ अमरीका को होने वाली बरामदात में 30 से 40% कमी का बायस बन सकते हैं, जिससे इस माली साल में 3 से 4 अरब डॉलर का बरामदी मुनाफा मुतासर हो सकता है। भारत के एक और बड़े एक्सपोर्टर के मुताबिक इस वक्त वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ मौजूदा शिपमेंट्स रुक चुकी हैं, बल्कि उन्हें आने वाले दिनों में मजीद ऑर्डर्स में गिरावट का खदशा है, जिसके नतीजे में फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी में इजाफा होगा। उनका यह भी कहना है कि अगर 50% टैरिफ बरकरार रहा तो तकरीबन 3 अरब डॉलर के ऑर्डर्स भारत से निकल के दूसरे ममालिक चले जाएंगे, जबकि कुछ एक्सपोर्टर्स को तो अमेरिका के साथ अपने कारोबार को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। यानी भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ्स का बोझ आज से महसूस होना शुरू हो गया है। जबकि आज भारत की स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा गया, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स 765 पॉइंट्स की कमी के बाद बंद हुआ। दूसरी तरफ भारत ने आज पहली बार अमरीकी टैरिफ्स पर जवाबी इकदाम लेते हुए अमरीका से नया असला और तैयारी खरीदने का मंसूबा मौखर कर दिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 भारतीय हुकाम ने बताया कि भारत की पहली वाज़ेह अलामत है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का इरादा था कि आने वाले हफ्तों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजा जाएगा ताकि कुछ दिफाई खरीदारियों का ऐलान किया जा सके, लेकिन 2 जराये के मुताबिक यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। जबकि एक जरिए ने बताया कि दिफाई मुआहदे इस वक्त आगे बढ़ेंगे जब भारत को टैरिफ और 2 तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में वजाहत मिल जाएगी। ताहम ये इतनी जल्दी मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक राजनाथ सिंह का यह भी मंसूबा था कि वो अपने दौरे में भारतीय बहरिया के लिए 3.6 अरब डॉलर मालियत के 6 बोइंग जासूस तैयारों और उससे जुड़े सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान करेंगे, मगर अब इनका यह दौरा मुलतवी कर दिया गया है। यानी अमेरिका और भारत के दरमियान इस वक्त गैर एलानिया तजारती मुआहराई का आगाज हो चुका है। मगर सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ, कैसे पिछले कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में शामिल भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बैड बुक्स में शामिल हो गया है। इस हवाले से अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने आज एक दिलचस्प खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान एक कशीदा कॉल इस पूरी कशीदगी का नुक्ता आगाज बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत सीज फायर पर इत्तफाक के बाद भारतीय हुकाम डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर बरहमी का इजहार करते रहे कि उन्होंने 4 रोज़ा तनाज़े के खात्मे में सालसी की, जबकि ये कशीदगी 17 जून को मोदी और ट्रंप के दरमियान एक फोन कॉल में उरूज पर पहुंच गई, जो उस वक्त की गई थी कि जब ट्रंप कनाडा में होने वाले G7 इजलास में मोदी से मुलाकात किए बगैर ही रवाना हो गए थे। इस 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप को बताया कि दोनों ममालिक ने बराह रास्त बातचीत के जरिए सीज फायर पर इत्तफाक किया था, जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ था।
भारतीय ब्रीफिंग के मुताबिक मोदी ने ट्रंप पर वाजे किया कि भारत ने कभी सालिसी कबूल नहीं की और ना ही करेगा, और ट्रंप ये बातें गौर से सुनते रहे। भारतीय हुकाम के मुताबिक मोदी को फोन पर मौके वाजे करने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उनके मुशीरों को इल्म हुआ कि ट्रंप अगले दिन व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोराना देने का मंसूबा बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के सिविलियन रहनुमाओं से ट्रंप की मुलाकात पर तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी पर एतराज उठाया गया। हुकाम के मुताबिक इस बात के खदशे के पेश नजर कि ट्रंप मोदी और मुनीर की मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे, मोदी ने कनाडा से वापसी पर व्हाइट हाउस जाने की दावत ठुकरा दी। अगरचे अमेरिका ने कभी मोदी से बराह रास्त यह मुतालबा नहीं किया कि वो सीज फायर में ट्रंप के किरदार को तस्लीम करे, लेकिन नई दिल्ली के हुकाम के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के रवैये में तब्दीली वाज़े महसूस की गई। हुकाम का कहना है कि जब ट्रंप ने भारत पर अवामी सतह पर तनकीद शुरू की तो ये वाज़े हो गया कि वाक़या दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ था और मोदी और ट्रंप के दरमियान जून की उस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकाम को इस सब के बावजूद अमेरिका से तजारती मुआहदे तय पाने की उम्मीद थी। मोदी ने अपनी टीम को एक बयान तैयार करने की भी हिदायत कर दी थी जिसमें मुआहदे का खैर मकदम किया जाना था, मगर माहौल उस वक्त खराब हुआ जब सदर ट्रंप ने दीगर कई ममालिक के साथ मुआहदों का ऐलान करना शुरू किया, मगर 30 जुलाई को भारत पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान करके नई दिल्ली को हैरान कर दिया। यानी भारत ने पहले तो पाकिस्तान से सीज फायर के मामले पर अपने गुरूर का मुजाहरा किया, फिर फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात पर एतराज़ किया और फिर तिजारती मुज़ाकरात में गैर ज़रूरी एरोगेंस ने नरेंद्र मोदी को आज इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया कि एक तरफ अमरीकी सदर भारत को खुली धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ दाखिली तौर पर भी नरेंद्र मोदी को शदीद सियासी दबाव का सामना है। जिसके बाद अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्या भारत का अमरीका से तिजारती मुआहदा हो सकेगा? इस हवाले से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ्द के इस माह के आखिर में भारत आने का इम्कान है और नरेंद्र मोदी के किसानों के हक में दिए गए बयानात के बरक्स भारतीय हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी ज़रई और डेयरी मसनूआत पर टैरिफ में कमी के लिए भी तैयार है। मगर अहम बात यह है कि कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में भारत से मजीद बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. यानी नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए बड़ी आजमाइश बन चुके हैं और अमेरिका से मुसलसल हजीमत उठाने के बाद अब भारत चीन की तरफ देख रहा है। वही चीन जिसके खिलाफ पिछले 5 सालों में भारत में जहरीला माहौल बनाया गया। 2020 के सरहदी तराजे के बाद भारत में चीन के बाइकआउट का मुतालबा किया गया और नरेंद्र मोदी ने खुद अवामी सतह पर भारत में मौजूद चीनी शहरियों का मजाक उड़ाया। भारत अब उसी चीन के साथ ताल्लुकात को दोबारा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 31 अगस्त के दौरे चीन को अहम करार दिया जा रहा है, जो 7 साल बाद मोदी का चीन का पहला दौरा होगा। सुनिए भारतीय हुकाम और मीडिया चीन से मुतालिक किन ख्यालात का इजहार करते रहे। Two lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available. भारत के खिलाफ जो टीम लड़ रही थी उसमें एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं थी और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था और दूसरा तुर्की भी दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद की है और चीन अपने हथियारों का लाइव टेस्ट यानी लाइव परीक्षण करने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। We were fighting 3 countries, and that's the biggest point about Operation Sindoor. China was testing its weapons, so this was a live lab available to them. It also makes you consider whether that's one of the reasons why we didn't stretch it beyond a point, because China, Turkey were using Pakistan as as a laboratory to test the nature of our response. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। भारत कौन से हथियारों, लड़ाकू जहाज़ों और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, ये सब कहाँ तैनात हैं, इस सब की जानकारी पाकिस्तान के पास थी। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए बल्कि अपने हथियारों को भी टेस्ट करवा लिया। चीन खुद सामने ना आकर पाकिस्तान को यूज़ करता है। यानी भारत अब चीन को अमेरिका से होने वाले माशी नुकसान के मुतबादिल के तौर पे देखने की कोशिश कर रहा है और शायद ये पहली बार है कि भारत को सिफाती महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है, जबकि पाकिस्तान सिफाती महाज पर काफ़ी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जहां पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात मिसाली हैं, वहीं अमेरिका से ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं।
और भारत जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर एतराज कर रहा था, वो अगले कुछ रोज में एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हम मनसब से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में एक बार फिर हंगामा मच गया है। Only after Operation Sindoor have things changed. America has realigned itself, investing in their old key partner, that was Pakistan. So it's, you could probably blame the current administration for doing that. But the fact is, Asif Munir was received warmly in Washington, D.C. not too long ago. Does India not have a direct line to President Trump? Looks like India has been talking to a lot of people, but why hasn't Indian Americans been able to, get to President Trump's ear and try to salvage this relationship? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम भी परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत पर 50% का टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौता भी किया और इस बार तो मुनीर सेंटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि कई और बातें भी होंगी। पाकिस्तान से गलबहियां बढ़ रही है ट्रंप की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का ये अमेरिकी दौरा समझ लीजिए कि कई मायनों में खास है। यानी माजी के बरक्स इस वक्त पाकिस्तान सिफाती तौर पे बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है और भारत की पोजीशन यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन को देखकर वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सजाए याफ्ता रहनुमाओं को आज पार्लिमानी ओहदों और कायमा कमेटियों की रुकनीत से भी फारिग कर दिया गया है। कौमी असम्बली में आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को उनके ओहदों से हटा दिया गया है और कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा को भी उनके ओहदों से हटाकर ये पार्लिमानी ओहदे भी खाली करार दे दिए गए हैं। जराये के मुताबिक नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जबकि पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अरकान असम्बली के नए नाम देना होंगे। जराये के मुताबिक उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाहल 7 अरकान कौमी असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप वापस ले ली गई है। अहम बात यह कि उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत मुतादिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर के इंसादी दहशतगर्दी अदालतों ने 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में 10-10 साल की सजाएं सुनाई हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली को नाअहल करार देते हुए इनकी नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछड़ और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा को भी डीलिस्ट करते हुए इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन यकतरफा तौर पर इनके अरकान को डीसीट कर रहा है। कभी भी नहीं होता कि बगैर नोटिस के, बगैर बुलाए नाअहली कर दी जाए। अभी बहुत से कानूनी मराहिल हैं, जिन लोगों को सजा हुई है उन सब ने अपील फाइल की है। उनकी अपील अभी आला अदालत में सुनी जानी है। उस अपील का इंतजार किए बगैर आनन फानन बैठकर बगैर नोटिस किए नाअहली जो है कर देना, ये जाहिर है कि एक मामूल की बात नहीं लगती। ये जो इलेक्शन कमीशन एक तमाशा है, इधर से अभी ATC का फैसला है, साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन। अभी तो राइट ऑफ अपील मौजूद है हाई कोर्ट्स के सामने, अभी तो सारा प्रोसेस मौजूद है, न्यू प्रोसेस। आप उसको सारे को कट शॉर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, लीडर्स ऑफ अपोजिशन को और हमारे मेंबरान नेशनल असेंबली और सेनेट को और वाइस असेंबली के। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो रेफरेंस भिजवाता है किसी भी मेंबर के हवाले से, इस बुनियाद के ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड का मामला हो, उस बुनियाद पे। पहले तो ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला ही नहीं है, तो वो भिजवाता है। 30 दिन का वो टाइम है जिसके अंदर उन्होंने भिजवाना है। उसके बाद 90 दिन के अंदर इस नुक्ते को डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ने। क्या इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस जारी किया? क्या स्पीकर ने या उन्होंने कोई किया? नहीं किया। उसके बावजूद अगर आप खाली लिखा लेटर जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए निकाल देंगे तो वो कैसे टिक पाएगा?
पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अरकान असेंबली को डी-सीट करने का इकदाम गलत है, जबकि 2 रोज पहले इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल समेत दीगर अरकान कौमी असेंबली को भी डी-सीट कर दिया था, जिस पर उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई इकदाम करने से रोका जाए, क्योंकि अभी वो फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत की इस्तदा भी की थी, जिसमें पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इन अरकान के खिलाफ मजीद किसी इकदाम से रोकते हुए 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। जबकि लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए उमर अयूब को आज तक के लिए और शिबली फराज और ज़रताज गुल को 11 अगस्त तक के लिए हिफाजती जमानत दे दी गई है। अहम बात यह कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाओं के बाद जिस इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1 साल तक मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था, उसने सिर्फ 1 हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नाअहल करार दे दिया है। और जिस कदर उजरत में इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली और बास केसेस में ज़िमनी इलेक्शन के फैसले किए हैं, उसने कुछ अहम आईनी और कानूनी सवालात को जन्म दिया है। इस वक्त कानूनी हलकों में यह बहस जारी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की नाअहली के लिए मुतल्लिका स्पीकर के ऑफिस की जानिब से रेफरेंस भिजवाना जरूरी था या इलेक्शन कमीशन अस खुद अरकान की नाअहली का फैसला कर सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी ज़ेर बहस है कि जिन अरकान के हलकों में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और अगर ज़िमनी इलेक्शन के बाद आला अदलिया ने उन अरकान की सज़ा कलअदम करार दे दी तो इस ज़िमनी इलेक्शन और इसके नतीजे में मुंतखब होने वाले रुकन का मुस्तकबिल क्या होगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक कौमी असेंबली स्पीकर असद कैसर ने। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी जो है आपके रहनुमाओं को नाअहल कर दिया है, डी-सीट कर दिया है, जिनके खिलाफ अदालतों में फैसले आए हैं। और आज ये खबर भी सामने आई है कि सेनेट सेक्रेटरीट ने और इसके अलावा कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने उमर अयूब और शिबली फराज को के जो ओहदे थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो भी विकेट कर दिए, खाली कर दिए हैं। अब इस पर नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएंगे। इसी तरह जो दूसरे ओहदे हैं आपके पार्लियामेंट में, उनको भी खाली करार दे दिया है, आपके लोगों को फारिग कर दिया है। तो क्या अब हिकमत अमली होगी तहरीक इंसाफ की? नए नाम देंगे इन ओहदों के लिए या चैलेंज करेंगे इन फैसलों को? बिल्कुल, हम सबसे पहले तो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और जो हमारी कानूनी जंग है पूरी तरह अपना कानूनी जंग लड़ेंगे। और इस वक्त जो हमारे उमर अयूब और शिबली फराज साहब को जिस तरह नाअहल किया गया है, कोई इसको नहीं मानता। ये मतलब जबर का कानून है और जो फाशिस्ट हुकूमत ने अपने ज़ोर और ज़बरदस्ती अदालतों के ऊपर दबाव डाल के जिस तरह फैसले करवाए हैं और फिर आगे इलेक्शन कमीशन तो एक मतलब टूल है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उससे कोई इंसाफ की तवक्को है नहीं। अभी तक जितना भी किया इस मुल्क में सबसे बड़ा मेस तो इस इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जो सेनेट सेक्रेटरीट और नेशनल सेक्रेटरीट इतनी तेज़ी से कुछ दिखाया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको थोड़ा अपना मॉरल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर थी कि वो थोड़ा वक्त देते ताकि हमको लीगल कार्रवाई के लिए थोड़ा मौका मिलता। मुझे अफसोस है इस पर कि जो स्पीकर साहब और जो चेयरमैन सेनेट ने इतनी तेज़ी की है। मैं इसके ऊपर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी है, अफसोस भी है और कंसर्न भी है, क्योंकि इनको थोड़ा ग्रेस दिखाना चाहिए था। और जो इस पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, जिस तरह इस पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है और जिस तरह मुसलसल पार्लियामेंट को मुसलसल ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हालांकि तमाम पावर्स का मंबा जो है वो पार्लियामेंट है, अख्तियारात का मंबा पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट की जो जेन्युइन नुमाइंदगी थी जिसको अवाम ने वोट दिया, उसको जिस तरह जो है ना ये तजलील कर रहे हैं, तो इससे ये तासुर दे रहे हैं कि इस मुल्क पर सिर्फ डंडी की जोर होगी, कोई कानून और कोई आईन और कोई ज़ाबिता और कोई अखलाकियात नहीं है। आप ग्रेस की बात करें, इस सियासी माहौल में ग्रेस की तवक्को करना तो रियलिस्टिक बात नहीं होगी असद कैसर साहब। यहाँ तो हम इनफैक्ट ये भी देख रहे हैं कि क्या इश्यूज़ को लीगली भी देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गए हैं? आप कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे, जैसे उमर अयूब साहब हो, शिबली फराज या दीगर लोगों को जिनको सजाएं हुई है, वो कह रहे हैं कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है इन सीट्स पर बाय इलेक्शन का भी ऐलान कर चुका है, 3 सीटों पे तो एटलीस्ट कर चुका है, और बाकियों पे भी हो जाएगा जहां पे उन्होंने लोगों को डी नोटिफाई किया है। तो फिर क्या करेंगे आप? मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, ये तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो जो हमारे MNAs हैं उमर अयूब साहब और ज़रताज गुल साहिबा और ख़ासकर जो है ना लतीफ़ चतरानी, उसके तो रोके रखे हैं।
वक्त जब तक फाइनल फैसला नहीं होता। और दीगर हाई कोर्ट से भी इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट से भी ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस से कि आपके इंटीग्रिटी का सवाल है और इस वक्त आपके ऊपर बड़ा बोझ है कि क्या आप प्रेशर लेके फैसले करेंगे या इंसाफ के मुताबिक जो उसकी रेमेडी है या जो फौरी इंसाफ है। इंसाफ तब होता है जब फौरी इंसाफ हो। तो लाहौर हाई कोर्ट के लिए इस वक्त जो है ना एक इम्तिहान है कि वो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं या वो भी जो है ना हुकूमत की जिस तरह जोर है और जिस तरह उसकी इन्फ्लुएंस है उसके सामने जो है सरेंडर होंगे। मुझे उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट जो है ना कि वो खड़े हो और इंसाफ के लिए जो है ना जो हम उधर जाएं तो हमें कम से कम इंसाफ मिले। आपकी उम्मीद अपनी जगह पे असद कैसर साहब, लेकिन अब तक हमने ये देखा है हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चाहती है वो कर देती है। हमने देखा ना सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का फैसला आया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक के रखा। बाद में कानून भी चेंज हुआ, इलेक्शन एक्ट 2017 में भी तरमीम हुई और इसके बाद फैसला भी तब्दील हो गया। तो वो तो जो चाहते हैं अब तक करते वो आए हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बेशक इसको चैलेंज करें, इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था उसकी अपील अभी तक नहीं लगाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अगर इसमें ताखीर होती है तो इसका मतलब बाई इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमने इस सिस्टम को एक्सपोज करना है, ये बताना है कि ये हम पूरी कौम को दिखा रहे हैं, बल्कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ जो है ना मैं बहुत माजरत से मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि किसी की बेतौकीरी हो, लेकिन जो जो अमल हो रहा है इससे पता चलता है कि अमलन 26वीं आइन तरमीम की बात अदालतों का निज़ाम जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर गया है। अदालत है जो है ना वो अभी पूछ के फैसला करेगी। तो ये बेसिकली हम तो मुसलसल जो है ना इस अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे और उम्मीद लगाए रखेंगे कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन अगर नहीं करेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा तो कम से कम पाकिस्तानी कौम के सामने तो ये एक्सपोज होंगे और पता चलेगा जो हमारा नारा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ना बुनियादी तौर पर उनका वो जुडिशरी को अपाज करने के लिए था, वो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के ऊपर जो है ना अथॉरिटी बनाने के लिए था। नहीं मतलब असद साहब आपके पास कोई सियासी और कानूनी हिकमत अमली या ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं है, सिर्फ एक्सपोज करने का आप काम रह गया है। और मेरे ख्याल से इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत तो पहले भी एक्सपोज हो चुकी है काफ़ी सही चीज़ों में, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा आपकी पार्टी को? नहीं देखिए, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, हमने तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। हमने भरपूर तरीके से असम्बली की फ्लोर को इस्तेमाल करना है और इसके लिए हम मंडे को फाइनल मीटिंग करके एक भरपूर तरीका बनाएंगे। फिर साथ साथ जो है ना अवाम के पास जाएंगे और अभी हमारा ये स्ट्रेटजी है कि हम तमाम जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, आपकी जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, जो बार एसोसिएशंस हैं, जो मजदूर है, जो फार्मर्स हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो ताजर तंजीमें हैं, क्योंकि मुल्क अमलन अनारकी की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लेकिन असद साहब ये बातें तो आप पिछले 1-1.5 साल बल्कि शायद इससे पहले से भी कर रहे हैं ना। अब आपने कहा हम अवाम के पास जाएंगे, एक मौका होता है अवाम के पास जाने का इलेक्शंस में, और जिन सीटों पे बाय इलेक्शन होंगे उस पर तो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगी। तो यानी कि वहां पे जब एक मौका होगा आपके पास कि आप इलेक्शन के जरिए अवाम के पास जा सकते हैं, तो उसका भी आप बाइकआउट करने जा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये फैसला कर लिया है पार्टी ने? बिल्कुल, इस वक्त जो है ना ये फैसला इंटैक्ट है, क्योंकि हमारे चेयरमैन इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दी है। बहरहाल हमारी पार्टी जो है ना जब भी मुलाकात होगी तो अपना एक अलग नुक्ता नज़र भी देगी। बाकी फैसला इमरान खान का है, जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं। दुरुस्त फैसला है ये? देखिए, इस पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि उसकी जो उनको तो खान साहब ये समझते हैं कि ये सिस्टम जो है ना अभी इसके अंदर ये पार्लियामेंट जो है ना ये डमी पार्लियामेंट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि एक 18-19 ग्रेड के एक सुपरडेंट जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेटर और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली को जो है ना घंटों बाहर रसवा करके खड़ा कर देता है। यानी एक जो हमारे प्रिविलेजेस में है, जो हमारे असम्बली रूल्स में है कि एक एमएनए वो तमाम जेल का इंस्पेक्शन कर सकता है। नहीं, लेकिन अगर इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में आप लोग मौजूद तो हैं, ओहदे भी लिए हुए आप लोग ने, कमेटीज का हिस्सा भी हैं, तो वहां तो आप लोग मौजूद हैं, लेकिन जब बाय इलेक्शन लड़ने की बात आती है आप कहते हैं कि असेंबली की वो हैसियत नहीं है। देखिए, ये दो बातें हैं।
एक तो ये है कि जहां हमने तो कोई मौका खाली नहीं रहने देना है, लेकिन इसने जो जुल्म किया है, जबर किया है, और जिस तरह इन्होंने हमसे सीटें छीनी हैं, और जुल्म तो जुल्म ये है कि एक जो इनके पास मैंडेट नहीं है। टोटल मुस्लिम लीग नून जो है 17 सीटें जीती है, 17 सीटों से उसने किधर तक पहुंचा है। फिर उसको ख्वातीन की जो है ना रिजर्व सीट भी नहीं, वो जो उसको अवाम ने वोट भी नहीं दी। ये पाकिस्तान का बदतरीन जमहूरियत है, फासिस्ट हुकूमत है। लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते कि उसके लिए राह छोड़े। जो हमारा एक चेयरमैन का डिसीजन है, जो हमारे बानी चेयरमैन का इमरान खान डिसीजन है, वो सर आंखों पे ये बात हमारी दुरुस्त है पार्टी के अंदर असद साहब एक कि आपकी हमारी पार्टी पार्टी को के अंदर लेवल हमारी प्लेइंग पार्टी के अंदर एक राय है कि जी। खान साहब से रुजू किया जाए जी। कि इस फैसले के ऊपर, तो डेफिनेटली फाइनल फैसला खान साहब का होगा। लेकिन इस हवाले से पार्टी के अंदर एक लेकिन देख रहे हैं, क्योंकि opinion है। आपकी पार्टी के पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, आपकी स्पेस लिमिटेड है। लेकिन बाइकआउट क्या इसका दुरुस्त फैसला है? क्योंकि 2008 का इलेक्शन इमरान खान ने बाइकआउट नहीं हुआ। 2014 में आप लोग असेंबलियों से बाहर आके बैठे, 8-9 महीने बाहर रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने 2 सूबाई असेंबली अपनी तोड़ दी। आपके अपने रहनुमा आप कहते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था, तो बाइकआउट करना कोई फायदा तो हासिल नहीं होगा आपको। देखिए, मैंने इस बात बताई है कि हम खान साहब के साथ फिर से रुजू करेंगे, अपना नुक्ता नज़र देंगे, जो उसका फाइनल आर्डर होगा। लेकिन वो चूंकि उसका विजन बहुत ज़्यादा है, वो जो समझता है और इस जंग को वो लीड करता है, तो फाइनल वर्डिंग और फाइनल डिसीजन उन्हीं का है, और उसी की तरफ हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो वो डिसीजन देंगे वो बहुत, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारा राबिता कोई नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है कि हम अपना नुक्ता नज़र उसको दे सके। बाहर जो अभी तक फैसला वही है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। आप कह रहे हैं कि उनका विजन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो फिर उस ना इंफॉर्मेशन होने की बुनियाद पर वो किस विजन के मुताबिक फैसला करेंगे? क्योंकि अभी जो उनका ट्वीट भी था जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब एहतजाज था, पंजाब से कई लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। ये एक फैक्ट है कि बहुत लिमिटेड तादाद में लोग निकले हैं पंजाब में खासतौर पर असद कैसर साहब, यानी कि उनके पास मुकम्मल और दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। नहीं, देखिए, आप किस चीज़ को कहते हैं कामयाब एहतजाज? ये जो इस वक्त जो जबर और जुल्म और जो गुज़िश्ता 3-4 साल से जारी है, इसके बावजूद जो पंजाब में, यानी पंजाब का माहौल आपको मालूम है जी जी, वो बात सही है। SHO का रवैया होता है, हाँ, जो जिस तरह रवैया रख रहे हैं, न किसी को जो है ना चादल चादीवारी की जिस तरह बेतौकीरी की गई, न ख़वातीन को देखा गया, न बच्चों को देखा गया, न बूढ़ों को देखा गया, न कोई कानून को देखा गया। हर तरह जुल्म और जबर और लोगों की जायदादें जब्त की गई, लोगों के घरों को तोड़ा गया, और रेहाना डार जैसी मुअज़्ज़ज़ और एजेड खातून को जिस तरह खींचा गया। क्या ये दुनिया के सामने ये वो नहीं है कि किस तरह इस पंजाब में जुल्म हो रहा है? और ये इशू जरूर है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने खुद कहा कि रियासत की सख्तियां हैं आप लोगों के साथ, लेकिन इस माहौल में भी जो बेस्ट आप कर सकते थे, क्या वो आपने किया? ये अहम सवाल है ना, क्योंकि आप भी उस दिन मौजूद थे जब मुस्तफा नवाज खोकर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग के बाद, और अगले दिन सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और महमूद खान अचकज़ई इस एहतजाज को लीड कर रहे होंगे। जबकि हमने जब पूछा मुस्तफा नवाज खोकर दीगर लोगों से, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लीड करेंगे। तो यानी कि इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी छोटी पार्टी को के पीछे अगर डिपेंड कर रही होगी कि आपने एहतजाज लीड करना है, जबकि वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन का भी तो फुकदान है ना। नहीं, कोई छोटी पार्टी नहीं। मैं इसका इस अलायंस का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से हूँ। मतलब सेक्रेटरी जनरल सबसे सीनियर पोजीशन होता है। तो ये हमारा कलेक्टिव अलायंस है, जिसमें BNP मेंगल भी है, अख्तर मेंगल साहब के, जिसमें अचकज़ई साहब है, जिसमें हमने इंडिविजुअल को आज ज़ुबैर उमर साहब को भी मीटिंग में तो कोई फैसला नहीं हुआ था ना कि महमूद खान अचकज़ई लीड करेंगे 5 अगस्त को। फिर सलमान अकरम राजा साहब क्यों कह रहे थे कि हम करेंगे? जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था, ये अभी हमने बिल्कुल इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, और हमने आज हमारी मीटिंग थी, वो नहीं हो सकी। हमारे कल 2 बजे मीटिंग है, हम इसके हवाले से पूरा खाल चेक कर रहे हैं कि हमने किस तरह मोबालाइज करना है और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। लेकिन अभी वो हम तरीका काम करेंगे कि हम खुद नहीं, इनको तका देंगे। इस वक्त जो इनकी चीनी स्कैंडल है, जो कि सबसे बड़ा स्कैंडल है, इसको जो है ना इसके हवाले से भी लोगों को निकालेंगे। जो इसने पंजाब के किसानों के साथ किया, जिस तरह उसके गंदम में उसकी साथ जुल्म किया, और उसकी हम अपने किसानों के पास जाएंगे। जो फैसलाबाद में मजदूरों का हाल है, इस मजदूरों के पास है। मतलब हम स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, और जो खासकर हमारे इलाके में
अमन अमान का मसला है, खासकर जो बॉर्डर एरिया, जो मर्ज एरिया है, जिसमें अमन के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक उठी है। हम बिल्कुल उस अमन के जो लोग हैं, अमन के लिए जो निकले हैं, हम उनके साथ जाएंगे। हम तमाम उन लोगों को साथ लेके आएंगे जो मजलूम है, उसको उठा के जालिम और जाबिर हुकूमत को फारिग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे स्टिल दस। वेलकम बैक। इसराइल की अस्करी क़यादत और अपोजिशन की मुखालफत और इसराइली अवाम के मुजाहरों के बावजूद इसराइल ने गजा में जारी जारहियत को मजीद आगे बढ़ाते हुए 2 दहाइयों बाद एक बार फिर गजा शहर पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने कल रात वजीर आजम नेतन्याहू की गजा शहर पर कब्जे की इंतहाई मुतनाज़ा तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और अब इतवार तक इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी मुकम्मल काबीना के इजलास में मिलने का इम्कान है। मगर इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इस ऐलान की जहां अरब ममालिक समेत दुनिया के अक्सर ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, वहीं कई यूरोपीय ममालिक इस ऐलान पर इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि जर्मनी ने इस ऐलान के बाद इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे की नीयत का इजहार कर चुके हैं, लेकिन CNN के मुताबिक कल रात सिक्योरिटी काबीना से मुकम्मल गजा के बजाय सिर्फ गजा शहर पर कब्जे का मंसूबा मंजूर किया गया है और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। CNN की इसराइली ज़राए के हवाले से दी गई खबर के मुताबिक गजा में जंग की तोसी 1 से ज़्यादा मरहल पर मुश्तमिल होगी। खबर के मुताबिक पहले मरहले में गजा शहर से शहरियों का इनखला होगा। एक और इसराइली ज़राए ने बताया है कि पहले मरहले के आगाज़ पर गजा में इमदाद में इजाफा किया जाएगा, लेकिन गजा शहर के अंदर कोई इमदाद तकसीम नहीं की जाएगी ताकि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा सके। CNN के मुताबिक इस मंसूबे में मुकम्मल गजा पर कब्जे की बात तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अब भी तकरीबन आधी आबादी के जबरी इनखला पर मुश्तमिल है, जबकि इसराइली फ़ौज पहले ही गजा के 75% हिस्से पर काबिज है। CNN की खबर के मुताबिक तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को एक बार फिर जनूबी गजा के इलाकों में मुंतकिल होने पर मजबूर किया जाएगा, जहाँ फ़ौज इन लोगों को रखने के लिए कैंप्स कायम करेगी। साथ ही मंसूबे के तहत गजा में मुतनाज़ा इमदादी मराकज़, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की इमदादी मराकज़ की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ अहम बात यह है कि जहाँ इसराइली हुकूमत गजा में अपने नाजायज़ कब्जे को बढ़ाना चाहती है और अब गजा सिटी पर कब्जे के लिए अमली इकदाम लिए जा रहे हैं, वहीं गजा में ज़मीनी सतह पर इस कब्जे की सरबराही करने वाले इसराइली फ़ौज के सरबराह इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। इस हवाले से CNN के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे की मुखालफत करते हुए सिक्योरिटी काबीना को खबरदार किया था कि इस जंग में शिद्दत आने से हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो सकता है और इसके बैनुल अक़वामी असरात भी हो सकते हैं, लेकिन इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने चीफ ऑफ स्टाफ की इन वार्निंग्स को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि CNN के मुताबिक कल इजलास के दौरान काबीना के अराकीन अपने आर्मी चीफ पर चिल्लाते भी नजर आए। CNN के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने गजा शहर पर कब्जे के मुतबादिल के तौर पर अपना अलग मनसूबा पेश किया था, जिसमें गजा शहर और दीगर इलाकों को घेराव करने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी काबीना ने यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। इस तजवीज़ पर इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि सिक्योरिटी काबीना को पेश किए गए मुतबादिल मंसूबे से ना ही हमास को शिकस्त होगी और ना ही यरगमालियों की वापसी हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 रुकात दिए हैं, जिसमें गजा में इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल समेत हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरगमालियों की वापसी, गजा को असले से पाक करना और गजा में एक ऐसी सिविल इंतजामिया का क़याम शामिल है जिसकी सरबराही ना हमास और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होगी। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहता, बल्कि उसे अरब फोर्सेस के हवाले करना चाहता है जो कि इसराइल के लिए खतरा बने बगैर गजा पर हुकूमत कर सकें, जबकि हमास ने इसराइली कब्जे पर रद्दमल देते हुए इसे जंगी जुर्म करार दिया है। दूसरी तरफ इसराइल के गजा पर कब्जे के बाद दुनिया से शदीद रद्दमल सामने आ रहा है, जिसके नतीजे में इसराइल को हथियारों की सप्लाई करने वाले अहम ममालिक में से एक जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत सऊदी अरब, बरतानिया और तुर्की समेत दुनिया के दीगर ममालिक इसराइली कब्जे की मजम्मत और इसराइल से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मगर अमेरिका ने अभी तक इस फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। जबकि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही इस पर मीडिया में आकर बात करेंगे। बहरहाल इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर चुका है। वो गजा जहां इस वक्त जदीद दुनिया की नस्ल कुशी बराह रास्त नशर हो रही है, बच्चे और बूढ़े भूख से मर रहे हैं और पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इस हवाले से CNN ने गजा के फ़िज़ाई दौरे के जो मनाजिर दिखाए हैं वो दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। Well, I've spent this flight
मैंने इस परवाज के दौरान जितना मुमकिन हो सका खिड़की से नीचे गजा की पट्टी को देखते हुए गुजारा है। मैं आपको बता सकता हूं कि ऊपर से गजा की पट्टी की मुकम्मल तबाही का मंजर हैरान कुन है। हम इन मोहल्लों के ऊपर से परवाज कर रहे थे जहां मैंने कई सालों तक गजा आते जाते रिपोर्टिंग की है, और मैं आपको बता सकता हूं कि वो इलाके कभी जिंदगी से भरपूर होते थे, लोगों से, बच्चों से, गाड़ियों से, दूसरी ट्रैफिक और मसरूफ बाजारों से भरे हुए। लेकिन अब जब आप इन जगहों को ऊपर से देखते हैं तो वो सिर्फ मलबा बन चुकी हैं। गजा की पट्टी के बड़े हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये एक चौंका देने वाला मंजर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।